हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट लर्निंग, लर्न थ्रू कंसेप्ट। पार्ट 5 में हमने एक्सरसाइज 1.3 कवर की थी। आज के हमारे वीडियो पार्ट 6 में हम सेट पर होने वाले डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। वीडियो के नोट्स आपको वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 6 ऑफ चैप्टर सेट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर जो भी ऑपरेशन होते हैं वो वेन डायग्राम में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सेट को किस तरह हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में जानना होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट एज अ वेन डायग्राम। जैसे कि हमें पता है, अगर हमें कोई भी सेट को बताना हो तो हम किस तरह बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक मैंने सेट लिखा ए इक्वल्स ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर ये मेरा सेट है जिसे मैं कैपिटल लेटर में लिखता हूँ, और ये इसके मेंबर्स हैं जिसको मैं करली ब्रैकेट में लिखता हूँ। ठीक है, अब सेम चीज़ अगर मुझे वेन डायग्राम में, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है। ठीक है, इसे हम वेन डायग्राम बोलते हैं। अगर हमें इसमें कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरह करेंगे। अब वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वो सुपर सेट होता है जिसमें से सारे सेट हम डिराइव करते हैं। ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमने हमारे पिछले वीडियोस में ली। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है, और ये जो डेटा मेंबर है ये सारे के सारे मेंबर्स इंक्लूडिंग ई सेट वो भी हमारा यूनिवर्सल सेट का मेंबर है। ठीक है, तो अगर मुझे करली ब्रैकेट में यूनिवर्सल सेट को लिखना हो तो यहाँ पर किस तरह लिखूंगा, कुछ इस तरह मैं लिख पाऊंगा, u इक्वल्स करली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर u के डेटा मेंबर्स कितने हैं, 1 से लेके 10 तक। ठीक है, ए की भी सारे मेंबर्स यू में इंक्लूड होगी। क्यों, क्योंकि ए इज अ पार्ट ऑफ यू। ठीक है, अब यहाँ पर ए के डेटा मेंबर्स कितने होंगे, 2 4 6 8 10। ठीक है, तो इस वेन डायग्राम में हम यूनिवर्सल सेट कि जिसमें से सारे सेट डिराइव होते हैं उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में रिप्रेजेंट करते दिखाते हैं, और जो सेट डिराइवर है जो हमने यूनिवर्सल सेट में से ही बनाए हैं उसको हम सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, एक सेट है मेरा ए, उसके अंदर दूसरा सेट है बी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं किस तरह लिख पाऊंगा, यू तो हमारा सेम ही रहेगा पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह, बट यहाँ पर ए क्या होगा, ए मेरा होगा ए, जितने मेंबर्स है वो सारे मेंबर्स आएंगे, मतलब कि 2 8 10, और बी सेट के भी मेंबर्स आएंगे तो 4 एंड 6। ठीक है, उस तरह बी में कितने मेंबर्स आएंगे, बी में ओनली बी के ही मेंबर्स आएंगे 4 और 6, क्योंकि बी के अंदर और कोई इंक्लूड नहीं है, बट यहाँ पर ए के अंदर सेट बी भी इंक्लूड था, इसलिए हमने ए के अंदर पी के भी ये दो मेंबर्स लिखे। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन वेन डायग्राम। चलिए अब हमारे फर्स्ट ऑपरेशन जिसका नाम है यूनियन, उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमें दो सेट का यूनियन करना हो, यूनियन मतलब दो सेट को जोड़कर एक सेट बनाना। ठीक है, यूनियन क्या होता है, दो सेट को हमें जोड़कर एक सेट बनाना होता है। तो यूनियन तभी बनेगा जब दोनों का यूनिवर्सल सेट सेम होगा। ठीक है, दो सेट का अगर यूनिवर्सल सेट अलग अलग होता है तो उनका यूनियन नहीं बनेगा। अब यहाँ पर मैंने इस सेट के लिए भी और इस सेट के लिए, दोनों के लिए मैंने यू सेम रखा है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर सेट ए है तो ए के डेटा मेंबर्स यहाँ पर इतने लिखे हैं 2 3 5 6 7। अब मुझे ये इस डेटा मेंबर को इस सेट में लिखना हो तो किस तरह लिखूंगा, सिंपली ये जो पॉइंट है उसको अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है,
और सेट बी है उसके डेटा मेंबर्स क्या क्या है, 8, 9, 10, 6 और 7। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 6 7, यहाँ पर 6 7 कॉमन है, ठीक है। अब जब मुझे ये दो सेट को जोड़ना होगा तब ये 6 7 मैं दो बार नहीं लिखकर एक ही बार लिखूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है इस तरह से मैंने ये दो सेट को जोड़ दिया है। अभी इस सेट में मैं डेटा मेंबर्स को किस तरह लिखूंगा, 2 3 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन हुआ यूनियन मतलब के जोड़ना, यहाँ पर मैंने सेट ए और सेट बी को जोड़ दिया, ठीक है। अब सेम चीज हम मैथमेटिकल वे में किस तरह लिख सकते हैं, हम मैथमेटिकल वे में इसको ए यूनियन बी करके लिख सकते हैं, ठीक है। यू का साइन आएगा यहाँ पर, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी ये भी एक सेट ही बना, ठीक है। तो इसके भी जो डेटा मेंबर्स होंगे वो मैं सेट में ही लिखूंगा। अब सेट में कौन कौन से डेटा मेंबर्स लिखूंगा, ए और बी के सारे डेटा मेंबर्स आएंगे और जो दोनों में कॉमन है वो एक ही बार आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 6 7 भी है और यहाँ पर भी 6 7 है, बट ये 6 7 में एक ही बार लिखूंगा, ठीक है। तो इसके डेटा मेंबर किस तरह लिखूंगा, 2 3 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हमारा यूनियन ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। सेकंड जो है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, ठीक है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कम्यूटेटिव लॉ है, मतलब आप ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो दोनों सेम ही होगा, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी है, जैसे कि पहले आप ए यूनियन बी करते हो, उसके बाद में इनका यूनियन सी के साथ करो, वो इक्वल होगा किसके, पहले आप बी यूनियन सी करो और उसका यूनियन ए के साथ करो उसकी, ठीक है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है ए यूनियन फाई इक्वल्स ए, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है ए, ठीक है, और एक दूसरा सेट है फाई। फाई मतलब कुछ भी नहीं। अब ये दोनों का आपको यूनियन करना है तो आपके पास क्या बचेगा, यही सेट बचेगा, क्योंकि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये आपको कुछ देगा ही नहीं, कुछ ऐड ही नहीं होगा, ठीक है। तो सेट ए में आप फाई ऐड करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलकर आपको वापस वही सेट आपको वापस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए यूनियन फाई क्या हुआ, वो सेट खुद ही हुआ। लो आइडेंटिटी एलिमेंट फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, ठीक है। जैसे कि हमने आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे नंबर सिस्टम में पढ़ा है, समेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट्स हमारा जीरो होता है। जैसे कि अगर 2 है, ठीक है, 2 के अंदर में जीरो ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वही वैल्यू वापस मिलेगी। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब कि अगर आप वैल्यू में वो वैल्यू ऐड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपको आपकी ओरिजिनल वैल्यू ही वापस मिलेगी। जैसे कि समेशन में अगर 2 में मैं जीरो को ऐड करता हूँ तो मुझे 2 ही वापस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो क्या हुआ, मेरा एडिटिव आइडेंटिटी हुआ। एडिटिव मतलब कि मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। उस तरह से अगर 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वापस क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा ना। तो यहाँ पर 1 क्या हुआ, मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर ए का अगर यूनियन करता हूँ मैं फाइव के साथ तो मुझे ए ही वापस मिलता है, ठीक है। तो मेरा फाइव यहाँ पर क्या हुआ, मेरा फाइव यहाँ पर आइडेंटिटी ऑफ यूनियन हुआ, ठीक है। किसका आइडेंटिटी हुआ, यूनियन का आइडेंटिटी हुआ। अब ए यूनियन ए इक्वल्स ए ही होगा, क्योंकि हमें पता है
कि अगर हम दो इक्वल सेट का यूनियन करेंगे तो सारे के सारे मेंबर्स सेम ही होंगे, और हम सेट में सारे के सारे मेंबर्स को एक ही टाइम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए यूनियन ए क्या मिलेगा, मुझे ए ही मिलेगा वापस। ठीक है, अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है यू यूनियन ए। यू यूनियन ए में बड़ा मेरा ए है। ठीक है, अब ये दोनों को मुझे ऐड करना है, तो किस तरह करूँगा, दोनों को मुझे ऐड करना है तो यहाँ पर वैल्यू यू ही आएगी। क्यों, क्योंकि ए क्या है, ए इज अ पार्ट ऑफ यू। ठीक है, ए इज अ पार्ट ऑफ यू, यू के अंदर सारे के सारे ए के एलिमेंट्स पहले से ही मौजूद है, पहले से ही ए के सारे एलिमेंट्स यू में है। ठीक है, तो इन दोनों का मैं यूनियन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वापिस यू ही मिलेगा। ठीक है, अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या होगा, जो दोनों सेट में कॉमन होगा वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड ही सजेस्ट करता है, इंटर मतलब के अंदर का, और सेक्शन मतलब के काटना। ठीक है, तो दोनों सेट में जो हमारा सेम कॉमन मेंबर होगा उसको हम काट कर अलग करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं मेरा प्रीवियस एग्जांपल ही ले रहा हूँ, जहाँ पर ये दो सेट बनाए हैं मैंने ए और बी, जिसका यूनिवर्सल सेम सेट यू कॉमन है दोनों में। यहाँ पर सेट ए के मेंबर्स है मेरे 2 3 5 6 7, और सेट बी के मेंबर्स है 6 7 8 9 10। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, 6 7 6 7। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, तो इंटरसेक्शन मतलब कि इस सेट में से ये दोनों सेट को मैं काटूंगा तो मुझे ओनली 6 और 7 ही मिलेगा, जो कि दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकल वे में किस तरह लिख सकते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यूनियन में हम यू का साइन कर यूज करते थे, इंटरसेक्शन में हम उल्टे यू का साइन यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ। तो ये दो सेट के इंटरसेक्शन से हमें एक दूसरा सेट मिला जिसके डेटा मेंबर्स क्या हैं, 6 और 7। ठीक है, तो ये दूसरा ऑपरेशन हमारा हुआ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट की भी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि हमने यूनियन ऑफ सेट में देखी थी, कम्यूटेटिव लॉ, मतलब कि आप ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करो या बी का ए के साथ करो, दोनों सेम ही होगा। ठीक है, फिर एसोसिएटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी होल इंटरसेक्शन विद सी, और बी एंड सी होल इंटरसेक्शन विद ए, ऑल दिस टू थिंग्स आर इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो 5 इंटरसेक्शन ए है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है 5 में कुछ होता ही नहीं है। अब अगर कुछ नहीं होगा उसका इंटरसेक्शन आप सेट ए के साथ में करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन ही नहीं होगा, इसलिए हमें 5 ही मिलेगा। अब यहाँ पर u इंटरसेक्शन ए, जैसा कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर u इंटरसेक्शन ए। ठीक है, u के अंदर ये सारे मेंबर्स हैं और a के अंदर इतने मेंबर्स हैं। अब दोनों में से मुझे इंटरसेक्ट मतलब कि कॉमन निकालना हो तो वो कितना कॉमन निकलेगा, ओनली इतना ही पोर्शन कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो ये पोर्शन क्या हुआ, मेरा सेट ए हुआ, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है यू इंटरसेक्शन ए इक्वल्स क्या होगा, वही सेट मुझे वापस मिलेगा। जबकि यूनियन में क्या था, यूनियन में यू यूनियन ए इक्वल्स यू हो रहा था। क्यों, क्योंकि वहां पर मुझे जोड़ना था, बट यहाँ पर मुझे क्या करना है,
कट करना है, मुझे यहाँ पर काटना है। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है, वो सेट और उसका इंटरसेक्शन उसके ही साथ, सेट और उसका इंटरसेक्शन उसके ही साथ, मतलब कि दोनों इक्वल सेट में जो भी इक्वल मेंबर होगी उसको ही हमें यहाँ पर लिखना है। बट सेट इक्वल है तो उनके सारे मेंबर्स भी इक्वल ही होंगे, इसलिए मुझे एक का इंटरसेक्शन एक के साथ में क्या मिलेगा, वो सेट मुझे खुद ही मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब ये जो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टीज हैं वो क्या बता रही है, वो बोल रही है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। जैसे कि ये इंटरसेक्शन है, ठीक है, अगर आप कोई x का मल्टीप्लिकेशन अगर आप y प्लस z के साथ में करते हो तो क्या होता है, x का मल्टीप्लिकेशन y के साथ प्लस x का मल्टीप्लिकेशन z के साथ। ठीक है, सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर इंटरसेक्शन और यूनियन का यूज किया है। ठीक है, अब ये ए जब इंटरसेक्शन के साथ ब्रैकेट में जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनेगा, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ होगा, फिर ये यूनियन, ये प्लस वाली साइन एज इट इज रहेगी, यूनियन की साइड एज इट इज रहेगी, उसके बाद ए का इंटरसेक्शन सी के साथ होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, चलिए अब इसको समझते हैं कि ये किस तरह राइट है। फर्स्ट ऑफ ऑल बी यूनियन सी, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, बी यूनियन सी में क्या होता है, हम सेट बी और सी को जोड़ देते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है बी और सी सेट को जोड़ दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, बी यूनियन सी मतलब कि इतने पार्ट का इंटरसेक्शन करना है एक के साथ। ठीक है, इतने पार्ट का इंटरसेक्शन करना है हमें एक के साथ। अब मुझे इसका इंटरसेक्शन करना हो ए के साथ, तो ए में और ये बी यूनियन सी में कॉमन पोर्शन इतना है, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, इतना जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया वो दोनों में कॉमन पोर्शन है। तो अब मुझे इसको ब, बताना हो तो मैं ओनली इतना ही पोर्शन बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है। ओके, अब हमें बताना है कि ये जो है वो इसके इक्वल है, ये इक्वेशन के इक्वल है। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ए और बी का इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेट मेरा ए है और ये सेट मेरा बी है, दोनों में कॉमन इतना ही है। ठीक है, उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर सेट है मेरा ए और यहाँ पर सेट है मेरा सी। ठीक है, अब ये दोनों का मुझे यूनियन करना है, तो यहाँ पर जैसे कि इतना पोर्शन कॉमन है और यहाँ पर इतना पोर्शन कॉमन है, तो यहाँ पर टोटल अगर मुझे इसको जोड़ना हो तो किस तरह जोड़ूंगा, ये जो इतना पोर्शन है उसके अंदर इतना पोर्शन मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, इतना अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हुआ, ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के ही इक्वल हुआ ना। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड हमारी प्रूव हो गई और हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी प्रूव हो गया। ठीक है, डिसजॉइंट ऑफ सेट। अब डिसजॉइंट ऑफ सेट क्या होगा, जो दो सेट के एक भी एलिमेंट सेम नहीं होंगे उसको हम डिसजॉइंट ऑफ सेट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये मेरा यू है, इसके डेटा नंबर्स मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, क्योंकि यू के अंदर
ए और बी की डेटा मेंबर्स की भी वैल्यू आती है। अब यहाँ पर ए के अंदर डेटा मेंबर्स 4 5 है और बी के अंदर डेटा मेंबर 6 7 है, दोनों में एक भी मेंबर मेरा कॉमन नहीं है। तो इस तरह के सेट को मैं क्या बोलूंगा, डिसजॉइंट ऑफ सेट। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ए इंटरसेक्शन बी, अब दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी से जो सेट बनेगा वो मेरा क्या होगा, 5, मतलब कि उसमें एक भी डेटा नंबर्स नहीं होगा। ठीक है, ओके। डिफरेंस ऑफ सेट, अब मान लीजिए कि मुझे 5 में से 3 को माइनस करना हो, तो मैं किस तरह करूँगा, 5 - 3 = 2। ठीक है, अब ये सेम चीज़ अगर मुझे सीनियर केजी या जूनियर केजी के स्टूडेंट की तरह करना हो, तो मैं किस तरह करूँगा, पहले मैं 5 स्फीयर बनाऊंगा इस तरह से, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें से 3 स्फीयर को माइनस करूँगा। ठीक है, अब ये जो दो मेंबर्स बचे, दो स्फीयर बचे, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब सेम चीज हमें ए माइनस बी में भी करना है। तो जैसे कि मुझे पता है ये मेरा सेट ए है और ये मेरा सेट बी है। ठीक है, ए के मेरे डेटा मेंबर्स जो है वो क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, और बी के जो मेरे डेटा मेंबर्स हैं वो है 4 3 5 6। ठीक है, अब मुझे करना है ए माइनस बी करना है, तो ए माइनस बी किस तरह करूंगा, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 4 मेंबर्स हैं और यहाँ पर भी 4 मेंबर्स हैं, बट ये दोनों में कॉमन मेंबर्स मेरे 3 और 4 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सेट ए में से सेट ए में से जितने कॉमन मेंबर्स हैं उनको माइनस कर दूंगा। इसके बाद जो मेरा सेट बचेगा वो होगा डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सेट ए में से मैं 3 और 4 जो कॉमन मेंबर है विद सेट बी उसको अगर माइनस कर दूँ तो मेरे पास दो ही मेंबर बचेंगे, 1 2। ठीक है, तो ये मेरा हो गया ए माइनस बी। अब सेम उसी तरह से अगर मुझे b माइनस ए करना हो तो किस तरह करूँगा, जैसे कि यहाँ पर बी सेट में मेंबर्स हैं मेरे 4 3 5 6 और ई सेट में मेंबर्स हैं मेरे 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी कॉमन मेंबर्स है उसको मैं सेट बी में से कट कर लूँगा। ठीक है, और जो बच गया मेरा सेट बी के अंदर वही होगा b माइनस ए। ओके, अब थोड़े इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है a माइनस बी डज नॉट इक्वल्स b माइनस ए। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, अगर मैं सेट a में से सेट b को माइनस कर रहा हूँ तो क्या क्या माइनस होगा, ओनली जो मेंबर कॉमन होंगे वही माइनस होंगे और बाकी के हमारे सेट ए के मेंबर्स आएंगे। ठीक है, उस तरह यहाँ पर बी माइनस ए में क्या होगा, बी और ए में जो कॉमन है वही मेंबर्स बी में से माइनस होंगे और रिमेनिंग मेंबर बी के वापिस हम इस सेट में लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है, द सेट ए माइनस बी, बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट मतलब कि जो सेट में कोई भी डेटा मेंबर कॉमन नहीं होता उससे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हो, यहाँ पर a माइनस बी जो है वो डिफरेंट है, ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंट है और b माइनस ए भी अलग है। ठीक है, तो ये तीनों तीन सेट क्या बन जाते हैं, हमारे डिसजॉइंट सेट बन जाते हैं। ठीक है,
अब ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ a एंड b माइनस a इज अ सबसेट ऑफ b। ठीक है, जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, ए के डेटा मेंबर्स हमारे क्या होते हैं 1 2 3 4, जबकि ए माइनस बी के डेटा मेंबर्स क्या होते हैं 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर ए माइनस बी जो है वो छोटा है और ए बड़ा है। और क्या है, ए माइनस बी के सारे मेंबर्स 1 2 ए में है। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ए माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, उसी तरह से b माइनस ए इज अ सबसेट ऑफ b। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज डी क्या है, ए माइनस 5 इक्वल्स ए, मतलब कि ये उसी की ही तरह हुआ जैसे कि 5 - 0 इक्वल्स क्या होगा, 5 में से अगर आप 0 माइनस करते हो तो यहाँ पर आपको 5 ही वापस मिलेगा। उस तरह से ए में से आप 5 जो कि सेट में 0 है उसको आप माइनस करोगे तो आपको वही सेट वापस मिलेगा। ठीक है, और सेट में से सेट को ही खुद को माइनस कर दोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 5, 0 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब जो है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, अगर आप a माइनस बी करो फिर b माइनस ए करो फिर दोनों का यूनियन कर दो। ठीक है, तो आपको जो सेट मिलेगा वो होगा ए डेल्टा बी। ठीक है, ए डेल्टा बी, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं ए डेल्टा बी को, जैसे कि मैंने बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल ए माइनस बी करो आप, उसके बाद क्या करो, b माइनस ए करो, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है, उसके बाद दोनों का यूनियन कर दो। ठीक है, तो आपको ये जो सेट मिलेगा वो क्या होगा, ए डेल्टा बी। इसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए में से भी बी को माइनस किया है और बी में से भी ए को माइनस किया है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, तो हमारा जो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट होता है वो होता है सेट प्लस कंप्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, ये दोनों से मिलकर बनता है यू। कंप्लीमेंट मतलब कि सेट को छोड़कर रिमेनिंग यूनिवर्सल सेट का एरिया। ठीक है, सेट को छोड़कर रिमेनिंग यूनिवर्सल सेट का एरिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं u इक्वल्स डेटा नंबर लूँ मेरे 1 2 3 4 5 और जो मेरा सेट ए है उसके डेटा नंबर में लूँ 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर ए डैश मतलब कि जो सेट ए में नहीं है बट यू में है। ठीक है, सेट ए में क्या क्या नहीं है, सेट ए में 1 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है। ठीक है, बट ये डेटा नंबर्स मेरे यू में है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सेट में वही डेटा नंबर्स हम लिख सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 4 और 5। ठीक है, तो ये मेरा हुआ ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि ए यूनियन ए डैश, मतलब कि सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट सेट को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें यू ही वापस मिलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा यू क्या होता है, सेट प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, अगर इन दोनों का हम सम करेंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है, मतलब कि सेट ए है और उसका कॉम्प्लीमेंट सेट, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। अब दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है तो उनका इंटरसेक्शन मुझे क्या मिलेगा, 5।
ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम द मोर्गन्स लॉ कहते हैं। ये हम आगे ग्राफिकली भी देखेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए यूनियन बी होल डैश, ए यूनियन बी होल डैश, तो ये किसके इक्वल होगा, ए डैश के और बी डैश के। बट ये जो यूनियन साइन है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से अगर इंटरसेक्शन है और उसका डैश किया हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। इसको हम द मोर्गन्स लॉ कहते हैं। अब लॉ ऑफ डबल कम्प्लीमेंटेशन, अगर कोई सेट का कम्प्लीमेंट है ए डैश, उसका भी डैश करता हूँ तो मुझे वही सेट वापस मिलेगा, ठीक है। फोर्थ लॉ क्या है, एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, जैसे कि फाइव डैश, ठीक है। फाइव मतलब कि कुछ भी नहीं। अब कुछ भी नहीं का कम्प्लीमेंट क्या होगा, सब कुछ, ठीक है। उस तरह से सब कुछ का कम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइव, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टीज है जिसको आपको याद करनी है। नाउ लेट्स सी सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट। जैसे कि यहाँ पर हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन होता है वो उनका इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो इतना जो पोर्शन ग्रीन कलर से शो किया गया है वो मेरा ए इंटरसेक्शन बी है। ए यूनियन बी मतलब कि दोनों सेट को जोड़ देना, ठीक है। तो ए और बी को जोड़ दिया मैंने, तो इतना जितना पोर्शन मिला ग्रीन कलर से जो शो किया गया है वो है ए यूनियन बी, ठीक है। अब ए डैश क्या होगा, जो सेट ए में नहीं होगा बट यू में होगा उसको हम ए डैश बोलेंगे, ठीक है। तो ए में कितना पोर्शन है, ए में इतना पोर्शन है, ठीक है। और ए में क्या नहीं है, जो ये ग्रीन कलर से शो किया गया है वो ए में नहीं है, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर से शो किया गया है वही हमारा ए डैश होगा, ठीक है। सेम यहाँ पर क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। बी डैश और ए में जो कॉमन है वो हमें बताना है। अब जैसे कि यहाँ पर ए डैश में क्या था, ए में नहीं वो वाला पोर्शन ए डैश होता है, उस तरह से बी डैश में क्या होगा, जो बी में नहीं होगा वो पोर्शन हमारा बी डैश होगा, ठीक है। तो बी में कितना पोर्शन है, बी में इतना पोर्शन है, ठीक है। इसके अलावा जो भी पोर्शन हमारा बचेगा वो पूरा बी डैश में होगा, ठीक है। और ए में कितना पोर्शन है, ए में ये ग्रीन कलर वाला पोर्शन है, ठीक है। अब दोनों में हमें कॉमन निकालना है, तो दोनों में कॉमन कितना होगा, ओनली इतना ही पार्ट होगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश ये ग्रीन कलर वाला पोर्शन ही आएगा, ठीक है। सेम वे में ए डैश इंटरसेक्शन बी इतना पोर्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पर ए यूनियन बी डैश, अब ए और बी डैश दो सेट को हमें जोड़ना है, ठीक है। तो बी डैश में बी में नहीं वो पोर्शन बी डैश में आएगा और ए में ये पूरा हमारा सेट, ठीक है। अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तो इस तरह से हमें हमारा रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा, ठीक है। सेम उसी वे में यहाँ पर ए यूनियन बी डैश है, यहाँ पर ए डैश यूनियन बी है, ठीक है। अब ये जो है ए डैश यूनियन बी डैश, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको द मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से इसको ए इंटरसेक्शन बी के डैश के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि इतना पोर्शन हो उसका डैश, जो इतने पोर्शन में नहीं होगा वो हमारा रिक्वायर्ड सेट होगा, ठीक है। तो इतने पोर्शन में क्या नहीं है, सारे यू में से इतना पोर्शन माइनस कर दो तो हमें रिक्वायर्ड एरिया ये मिल जाएगा, ठीक है। उस तरह से यहाँ पर भी ए यूनियन बी ये पूरा पोर्शन है उसका डैश मतलब कि ये ग्रीन कलर वाला पोर्शन, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से पार्ट 6 कंप्लीट हुआ। हमारे पार्ट 7 में हम एक्सरसाइज 1.4 कवर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करें, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव अ ग्रेट डे।